Hello students, now we are going to discuss magnetic hysteresis. ठीक है, ये एक लूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। देखते हैं ये क्या होता है। सपोज करिए आपने एक टोरॉइड लिया, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक टोरॉइड है जिसमें सर्कुलर लूप्स हैं कॉइल के, और ये जितने भी कॉइल्स होते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए सब इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें जब करंट पास करते हैं तो ये सभी कॉइल से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, और अंदर एक जो हॉलो स्पेस होती है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है जिसकी वैल्यू होती है E = μ0 Ni, where N is the number of turns per unit length, I is the current flowing। ठीक है, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप होती है तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? सर्कुलर डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, तो B/μ0 = Ni। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? B/μ0 को H। ठीक है, ये इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि H क्या होता है, किसके इक्वल होता है? Ni के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा? H = B/μ0। एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इस जितने भी सर्कुलर लूप्स हैं इसमें भी करंट फ्लो होगा। तो अगर कोई सर्कुलर लूप है इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से बिहेव करेगा। एक फेस इसका नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप हो जाएगी। तो यानी कि जितने भी लूप्स हैं सबकी इंडिविजुअल भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सभी को सम अप कर देंगे तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, ठीक है, जो स्पेस में, और इन इंडिविजुअल लूप्स के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दैट इज B = μ0 H + I। ठीक है, तो μ0 H + I। तो इसको देखें, अगर B/μ0 - H = I, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो एक हो गया H और एक हो गया I, दो इक्वेशन समझ में। अगर हम लोग इसको B को कैलकुलेट कर लें, μ0 की वैल्यू मालूम होती है, क्या होती है? 4 pi × 10⁻⁻⁷। अगर हम लोग इस B को कैलकुलेट कर लें, ठीक है, H की वैल्यू मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है, तो करंट हमें मालूम ही, इसकी वैल्यू से हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग B की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? I। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे जो इनिशियली अनमैग्नेटाइज्ड है और उसको इस एम्प्टी स्पेस के अंदर फिल कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व देखेंगे। ठीक है, I और H के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसा होगा। दिस इज H, दिस इज I। ठीक है, दिस इज H एंड दिस इज I। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इनिशियली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अनमैग्नेटाइज्ड है, उसके डाइपोल्स क्या है? सब रैंडमली अलाइंड है और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही। अब जैसे ही हमने इसमें करंट ऑन करा, करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली यहाँ पे क्या था? 0 था, ओरिजिन पे था। वेयर I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? 0। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? 0। अब जैसे ही हमने करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट करा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। करंट को हमने इंक्रीज करा, H की वैल्यू क्या हुई? बढ़ने लगी। ठीक है, और क्या होगा? B की वैल्यू अंदर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इसके डाइपोल्स क्या होने लगेंगे? जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके डाइपोल्स क्या होने लगेंगे? एक एक करके सब अलाइन होने लगेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब्सटेंस जो है धीरे धीरे करके मैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे H इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, ये मटेरियल क्या होता जा रहा है? मैग्नेटाइज होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मैग्नेटाइज होना बंद हो जाएगा, यानी इसका सैचुरेशन लेवल आ गया। अब ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। ठीक है, हर चीज का एक सैचुरेशन लेवल होता है।
तो जब वो चीज वहां तक पहुंचती है उसके बाद उसमें कोई चीज नहीं ऐड हो सकती। जैसे कि अगर आपने एक वाटर लिया उसमें शुगर ऐड करा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आप शुगर ऐड उसमें मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद वो कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, वैसे ही ये जो स्पेसिमेन होगा ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मैग्नेटाइज होगा, उसके बाद ये मैग्नेटाइज होना बंद हो जाएगा। तो यहां तक पहुंचा ग्राफ ए पॉइंट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। जब करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये धीरे धीरे इसके डायपोल्स क्या होने लगेंगे, फिर रैंडमाइज होने लगेंगे, डिसअलाइन होने लगेंगे। ठीक है, देखते हैं जब इसमें हमने करंट को डिक्रीज करा तो वापस ये इसी ग्राफ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से होके आता है। इस तरीके से। तो जब यहां पे इस पॉइंट पे H की वैल्यू 0 हो गई, यानी जब करंट हमने 0 कर दिया, जब करंट हमने 0 कर दिया तो इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई। यानी ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था ये कंप्लीटली अनमैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाया। पहले तो अनमैग्नेटाइज्ड था, कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, बट जब हमने करंट को बढ़ाया तो इसके अंदर जितने भी डायपोल्स थे सब अलाइन होना स्टार्ट हो गए। फिर जब हमने करंट को डिक्रीज करा तो इसके जो डायपोल्स थे वो कंप्लीटली रैंडमाइज नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई। तो इस पोर्शन को बोलते हैं रिटेंटिविटी। दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। इसको बोला गया रिटेंटिविटी। ओबी, दिस ओबी पोर्शन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब हमने क्या करा, करंट को रिवर्स करना स्टार्ट करा। करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, पलट दिया। अब देखें क्या स्पेसिमेन में फर्क आता है। तो जब हमने करंट की डायरेक्शन को पलटा तो इसमें क्या होने लगा, इसके जो डायपोल्स थे वो पहले इस डायरेक्शन में थे, अब धीरे धीरे करके इस अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हुए तो ये ग्राफ यहां तक आया इस तरीके से। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो इसमें कितनी हमें फोर्स लगानी पड़ रही है, बाहर से कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करें कि इसके जो डायपोल्स हों वो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाए। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोरिसिटिविटी। ठीक है, इसको बोला जाता है कोरिसिटिविटी। दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोरिसिटिविटी। अब हमने क्या करा, करंट को और रिवर्स करना स्टार्ट करा। जब और रिवर्स करना स्टार्ट करा तो फिर ये कंप्लीटली इस तरीके से पीछे की तरफ सैचुरेट हो गया, यानी इसके जितने भी डायपोल्स थे सब बैकवर्ड डायरेक्शन में अलाइन हो गए। यानी कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था ये अपोजिट डायरेक्शन में अब मैग्नेटाइज हो गया एज कंपेयर टू दिस। इसमें जो था सामने की तरफ था, ठीक है, और इस स्टेट में क्या हो गया, ये पीछे की तरफ मैग्नेटाइज हो गया, यानी इसके सारे डायपोल्स रिवर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आया। अब फिर से हमने क्या करा, इसमें फिर से करंट को हमने इंक्रीज करना स्टार्ट करा। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करंट को फिर से इसको जीरो की तरफ लेके आते हैं। तो ये इस तरीके से ग्राफ जाता है, दिस इज डी, दिस इज ई। फिर से ये ग्राफ क्या होने लगेगा, फिर से ये पूरा ग्राफ रिपीट होने लगेगा और ये वापस जो है पहुंच जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, दिस इज कॉल्ड कोरिसिविटी। ठीक है, ओसी इज कॉल्ड कोरिसिविटी। और इस तरीके से ये पूरा ग्राफ आता है। इस ग्राफ को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तो यानी कि जो भी मैग्नेटिक अनमैग्नेटाइज था अब उसके पास क्या हो गया, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये इसी लैग को बोला जाता है हिस्टेरेसिस। इसी लैग को क्या बोला जाता है, हिस्टेरेसिस। ये जो लैग हो रहा है, ठीक है, दिस लैगिंग पोर्शन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस।
तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई हिस्टेरेसिस कर्व। अब इसमें क्या होता है, ये जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है